पर फिर से नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपने 30 दिन की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आपके लिए लेके आया हूँ मनोविज्ञान की जो है स्पेशल क्लास, ठीक है, जिसमें आपका कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा। पिछली क्लास में अपन ने जो है वो पीटीआई का पुराना पेपर जो अभी 30 अप्रैल को हुआ था उस पेपर के बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा करेंगे संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था सेकेंड ग्रेड का, उसके अंतर्गत जो 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के आए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो विद्यार्थियों, 30 अप्रैल को हुआ है पीटीआई का पेपर और 12 फरवरी को हुआ है संस्कृत डिपार्टमेंट सेकेंड ग्रेड का पेपर। अब देखना, इस पेपर में से पिछली क्लास अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं देखी है तो वो एक बार जाकर जरूर देख ले, प्लेलिस्ट में पड़ी है। ठीक है, और अब देखना इस पेपर में से पीटीआई के पेपर में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। साइकोलॉजी एज इट इज रिपीट भी हुए हैं और ऑप्शन से भी जो है वो क्वेश्चन निकल के आए हैं। इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है ये क्लास बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, और इसमें अपन जो पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस हैं वो सारे जो है सॉल्व कर रहे हैं, साथ ही साथ कंप्लीट उनका रिवीजन भी कर रहे हैं, है ना। तो ये जो है आपकी कंप्लीट साइकोलॉजी की तैयारी है, कंप्लीट साइकोलॉजी है, ये देख लेना, है ना। तो शुरू करते हैं अपन क्लास को। ठीक है, देखना पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर 81 जो है वो क्या कह रहा है कि अपने सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बालक समूह बनाता है, वह अवस्था कौन सी है। देखो, समूह बनाता है यानी ग्रुप एज लिखा हुआ है ना, ग्रुप एज कौन सी एज है जिसमें विद्यार्थी है जो भी बालक जो है वो क्या करता है, ग्रुप बनाता है। तो देखो, अपन ने जब बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ते हैं, किसकी, बाल विकास की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो उस बाल विकास की अवस्थाओं में ये 4 अवस्थाएं दी हुई है। शेष अवस्था, इससे पहले गर्भकाल भी आता है, फिर शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ये 4 अवस्थाएं आती है। 4 अवस्थाएं इसमें दी हुई है। लेकिन पूछा ये है कि बालक कौन सी अवस्था में जो है वो समूह बनाता है, समूह की एज। तो ध्यान रखना, इस प्रश्न का उत्तर होगा बाल्य अवस्था, जिसको अपन कहते हैं चाइल्डहुड। और ये अवस्था जो होती है, ये अवस्था देखो, बाल्य अवस्था जो होती है, अगर ये बाल्य अवस्था 1 दी हुई है तो आपको जो है इसको उत्तर बाल्य अवस्था मानना है। कौन सी बाल्य अवस्था मानना है, उत्तर बाल्य अवस्था, क्योंकि उत्तर बाल्य अवस्था जो होती है उसकी जो एज पीरियड होता है वो होता है 6 से 12 वर्ष, है ना। लेकिन अगर बाल्य अवस्था 2 दे दी जाए कि प्रारंभिक बाल्य अवस्था और उत्तर बाल्य अवस्था, तब आपको 3 से 6 वर्ष तो माननी है प्रारंभिक बाल्य अवस्था और 7 से 12 वर्ष माननी है उत्तर बाल्य अवस्था। ठीक है, और ये जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है इसी को कहा जाता है गेंग एज। क्या कहा जाता है, गेंग एज या टोली की आयु, इसी को तो कहा जाता है टोली की आयु, है ना। तो ये जो उत्तर बाल्य अवस्था होती है उसी को कहा जाता है गेंग एज या टोली की आयु। तो यहाँ पे देखो विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या दिया हुआ है, बाल्य अवस्था। तो इसका उत्तर क्या होगा, चाइल्डहुड या बाल्य अवस्था। ठीक है, तो विद्यार्थी बालक जिस उम्र में समूह बनाते हैं, मतलब बालक जो होते हैं वो बालकों के साथ, लड़के लड़कों के साथ और लड़कियां लड़कियों के साथ जो है वो ग्रुप का निर्माण करती है, टोली का समूह है, टोली समूह का निर्माण करती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, ग्रुप एज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखना, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, निम्न से किस मनोवैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया था। तो देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि पुनर्बलन को किसने महत्वपूर्ण बताया। तो ध्यान रखना, पुनर्बलन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिसने बताया था वो थे बीएफ स्किनर। कौन थे, बीएफ स्किनर। और इन्होंने जो है वो क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्रियाप्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, और उसी सिद्धांत के अंतर्गत जो है इन्होंने जो है पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना था। ध्यान रखना, जीन पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और साथ के साथ एक जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत भी दिया था। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है, और इरिक इरिक्सन जो है वो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है,
मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ देखो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है बीएफ स्किनर ने। किसने माना है? बीएफ स्किनर ने। ध्यान रखना, वॉटसन ने, इसके अलावा एडविन गुथ्री ने, और इसके अलावा जो है इन्होंने जो है वॉटसन और एडविन गुथ्री ने जो है वो पुनर्बलन, और इसके साथ में टोलमैन ने, इन तीनों ने जो है वो पुनर्बलन को जो है वो अधिगम के लिए पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं माना। वॉटसन और गुथ्री ने तो महत्वपूर्ण माना ही नहीं है अधिगम पुनर्बलन को, जबकि टोलमैन ने जो है वो अधिगम के लिए नहीं, किसके लिए? निष्पादन के लिए, अधिगम के निष्पादन के लिए जो है वो पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। बहुत ही अच्छा जो है ये टोलमैन का सिद्धांत है। टोलमैन का सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक सिद्धांत और व्यवहारात्मक सिद्धांतों के बीच की कड़ी भी इसको कहा जाता है। एक दिन जब वक्त मिलेगा तो अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो है अपना ये हो जाएगा बीएफ स्किनर। तो ध्यान रखना, व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है, प्राणी के वांछित व्यवहारों के लिए पुनर्बलन महत्वपूर्ण है। ये बात किसने कही थी? ये बीएफ स्किनर ने कही थी। अगला प्रश्न देखना विद्यार्थियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, अधिगम धीरे धीरे होता है न कि अंतर्दृष्टि युक्त। अधिगम कैसा होता है? धीरे धीरे, न कि अंतर्दृष्टि युक्त। यह निम्न से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो ध्यान रखना, अधिगम धीरे धीरे होता है, ये बात अधिगम धीरे धीरे होता है, ये बात व्यवहारवादियों की है। किनकी है? व्यवहारवादियों की। क्योंकि व्यवहारवादी जो है वो अधिगम को जो है कहते हैं कि अधिगम में क्या लगता है? समय लगता है। अधिगम में समय लगता है, ये व्यवहारवादियों के उदाहरण है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखना, पावलोव ये भी व्यवहारवादी है, थॉर्नडाइक ये भी व्यवहारवादी है, वॉटसन ये भी व्यवहारवादी है, और स्किनर भी व्यवहारवादी है। तो इसका मतलब अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो देखना, इस प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा E.L. थॉर्नडाइक। क्यों होगा थॉर्नडाइक? क्योंकि थॉर्नडाइक ने जो है वो एक सिद्धांत दिया था। कौन सा? प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत, ये सिद्धांत किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था। तो थॉर्नडाइक क्या कहते हैं कि बार बार प्रयास करते हैं। जब क्या करते हैं? बार बार प्रयास करते हैं तो कुछ गलतियां होती है और कुछ सुधार होते हैं, और उनसे जो है वो बालक को क्या होता है? अधिगम होता है ना। तो बार बार जब प्रयास करेगा तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे कोशिश करनी पड़ेगी, और क्या होगा उसमें? अंतर्दृष्टि जो है वो महत्वपूर्ण नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पे जो है वो थॉर्नडाइक जो है इसका सही उत्तर होगा। जबकि ध्यान रखना, अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम का सिद्धांत जो है वो गेस्टाल्टवादियों की देन है। किनकी देन है? गेस्टाल्टवादियों की देन है। और गेस्टाल्टवादियों में महत्वपूर्ण जो है वो है मैक्स वर्दहाइमर, कोहलर और कॉफका। ये तीन मनोवैज्ञानिक जो है वो गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि अधिगम जो है वो गेस्टाल्ट की देन है, जबकि अधिगम धीरे धीरे होता है, ये बात जो है वो किसने कही थी? ये बात थॉर्नडाइक ने कही थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना विद्यार्थियों, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक। ये देखो लो, ये क्वेश्चन आ गया वापस। गेस्टाल्ट वादियों ने जो है अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम बताया था। तो अगला प्रश्न भी क्या कह रहा है? देखो अगला प्रश्न भी क्या कह रहा है? अगला प्रश्न यही तो कह रहा है कि अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम के प्रवर्तक कौन है? तो अंतर्दृष्टि युक्त अधिगम के प्रवर्तक जो है वो कौन है? तो वो है कोहलर। कौन है? कोहलर। ठीक है, बांडुरा जो है इन्होंने जो है वो अवलोकनात्मक या इसी को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसने? बांडुरा ने दिया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसी में इन्होंने ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है, इसी में इन्होंने जो है वो स्कैफोल्डिंग, कल जो PTI का पेपर अपन ने सोल्व किया था उसमें नाम आया था ना स्कैफोल्डिंग का, है ना। तो ये शब्द ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये किसने दिए थे? ये वाइगोत्स्की ने तो दिए थे। ठीक है, और इसके बाद में आता है रॉबर्ट गेगने। कौन आता है? रॉबर्ट गेगने। ध्यान रखना, देखो ये बांडुरा जो है इन्होंने अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत दिया था, इसी को कहा जाता है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। जबकि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत है, ये विकास का सिद्धांत है, लेकिन इसमें संज्ञानात्मक भी है। इसमें केवल और केवल क्या है?
सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है। इसके बाद में आता है गेगने, और रॉबर्ट गेगने जो है, इन्होंने जो है वो अधिगम की सोपानिकी दी थी, हायरार्की दी थी, लर्निंग की हायरार्की दी थी, अधिगम की सोपानिकी दी थी, जिसमें इन्होंने जो है अधिगम के जो है वो 8 चरण बताए थे। अधिगम के कितने चरण बताए थे? 8, जिनमें सबसे पहला जो होता है वो होता है संकेत अधिगम, दूसरा जो होता है सबसे पहला जो होता है संकेत अधिगम, दूसरा जो होता है वो होता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, तीसरा होता है श्रृंखला अधिगम, चौथा होता है शाब्दिक साचर्य अधिगम, पांचवा होता है विविधात्मक अधिगम, छठवां होता है संप्रति अधिगम, सातवां होता है सिद्धांत अधिगम, और आठवां जो होता है वो अंतिम होता है, सर्वश्रेष्ठ अधिगम की अवस्था होती है, वो होती है समस्या समाधान अधिगम। तो अधिगम के प्रकार यानी अधिगम की सोपानिकी किसने दी थी? रॉबर्ट गेगने ने। तो यहाँ देखो अपना प्रश्न नंबर 84 क्या कर रहा है कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? कोहलर है। कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। पूरा नाम इनका क्या है? वोल्फगैंग कोहलर, फाउंडर ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट। कौन है? वोल्फगैंग कोहलर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखना। अगला प्रश्न जो है अपने से पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का 16 कारक प्रश्न। ये क्वेश्चन पिछले पीटीआई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो पीटीआई में जो आया था वो आया था आलपोर्ट की परिभाषा। पीटीआई में आई थी आलपोर्ट की व्यक्तित्व की परिभाषा, है ना, जिसमें क्या कहा गया था कि आलपोर्ट ने क्या कहा था? व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदेहिक, है ना, मनोदेहिक अवस्थाओं का जो है वो गत्यात्मक संगठन है। ये बात किसने कही थी? आलपोर्ट ने। और ये व्यक्तित्व की परिभाषा पीटीआई के पेपर में आई थी कि नहीं आई थी? ठीक है, यहां देखो क्या पूछा अपने को, व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर जो है 16 पीएफ किसने दी थी? तो ये 16 पीएफ किसने दिया था? ये केटल ने दिया था। किसने दिया था? केटल ने। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने? बहुत फेमस है ये क्वेश्चन, कई बार रिपीट हो चुका है। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली किसने दी थी? तो वो दी थी केटल ने। ध्यान रखना, फ्राइड जो है वो मनोविश्लेषणवाद के जनक, है ना, और एडलर जो है, एडलर व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक। ध्यान रखना, यहां समझने की चीज है, देखना, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक तो आलपोर्ट है। अगर पूछ ले व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक तो वो तो कौन है? आलपोर्ट। लेकिन वैयक्तिक मनोविज्ञान के जनक, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी तो एडलर है, और फादर ऑफ पर्सनालिटी के जो है वो है कौन है? आलपोर्ट। तो यहां समझने की बात है, थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो एक नंबर के साथ दूसरे क्वेश्चन का भी जो है वो आधा नंबर जो है वो फिर लेके जाता है, 0.25 लेके जाता है। तो ध्यान रखना, व्यक्तित्व के जनक पूछा जाए तो आलपोर्ट आएंगे, और व्यक्तिगत मनोविज्ञान के जनक जो है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी के जनक पूछा जाए तो कौन आएंगे? अल्फ्रेड एडलर आएंगे। फ्राइड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक है, और 16 कारक प्रश्नावली जो है 16 पीएफ फैक्टर जो है वो किसने दी थी? वो दी थी केटल ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। ये व्यक्तित्व के प्रकारों में से क्वेश्चन आया है, और जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार जो है वो है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वह है जो अपने अंदर ही अपने आप में रहता है ना, अध्ययनशील होता है, बाहर की दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं होता है ना। जबकि एक्सट्रोवर्ट जो होता है वो सामाजिक प्राणी होता है ना, और वो जो है सामाजिक माहौल में जो है अपने आप को अच्छा महसूस करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जितने भी दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्या दिए हुए हैं? व्यक्तित्व के प्रकारात्मक वर्गीकरण। कौन से वर्गीकरण दिए गए हैं? प्रकारात्मक। ध्यान रखना, व्यक्तित्व का वर्गीकरण प्रकारात्मक टाइप अप्रोच, और दूसरा है शील गुण अप्रोच, है ना। तो यहाँ पे जो ये तीनों प्रकार है, चारों के चारों जो है ये प्रकारात्मक जो है विभाजन है व्यक्तित्व का। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? जुंग ने। तो इसका उत्तर तो क्या हो गया? जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में देखना, ये एंडोमॉर्फिक और मेसोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, ये 3 प्रकार, यहाँ 2 ही लिखे हुए हैं, एंडोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, और तीसरा होता है मेसोमॉर्फिक। ये 3 प्रकार जो दिए थे वो दिए थे किसने? शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए थे। किसने दिए थे? शेल्डन ने। और कब दिए थे? 1940 में दिए थे शेल्डन ने व्यक्तित्व के प्रकार, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, है ना। इनका नाम चेंज भी हो जाता है, विसेरोटोनिया, सोमेटोनिया और सेरिब्रोटोनिया भी कई बार लिखा हुआ मिलता है। गोलाकार, आयताकार और लंबाकार भी कई जगह लिखा हुआ आपको मिलता है। तो ध्यान रखना, हिंदी में अलग अलग नाम है लेकिन इंग्लिश में सिर्फ सेम ही नाम है, वो क्या है? एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। अगला देखो, पिकनिक और एथलेटिक, ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक, ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था क्रेसमर ने। किसने दिया था?
क्रेसमर ने। और क्रेसमर ने कब दिया था? क्रेसमर ने दिया था 1925 में। 1925 में इनकी बुक का नाम है फिजिक एंड करेक्टर। इनकी बुक का नाम क्या है? फिजिक एंड करेक्टर। क्रेसमर की बुक फिजिक एंड करेक्टर, उसके अंदर इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4। कौन कौन से बताए थे? तो बताए थे पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक, जिनको अपन कह सकते हैं स्थूलकाय, सुडोलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित। ये 4 प्रकार किसने दिए थे? क्रेसमर ने दिए थे। नेक्स्ट देखो, कोलेरिक और फ्लेगमेंटिक, ये भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण है? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। और ये किसने दिया था? ये दिया था हिप्पोक्रेट्स। ये पहले चिकित्सक और मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण दिया था। अगर पूछ लिया जाए व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, तो व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण जो किया था वो किया था हिप्पोक्रेट्स ने, और इन्होंने कर दिया था 400 BC पूर्व। इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो है वो शरीर द्रव्य के आधार पर किया था। किसके आधार पर किया था? शरीर द्रव्य के आधार पर किया था। और इन्होंने जो है व्यक्तित्व को 4 भागों में डिवाइड किया। कितने प्रकार बताए? 4। कौन कौन से बताए? फ्लेगमेंटिक, कोलेरिक, मेलेंकोलिक और सैंग्विन। फ्लेगमेंटिक कफ प्रधान, कोलेरिक पीलापित प्रधान, मेलेंकोलिक कालापित प्रधान और सैंग्विन रक्त प्रधान जो है, ये 4 प्रकार किसने बताए थे? हिप्पोक्रेट्स ने बताए थे। यहां अपने को प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार है, तो वो 2 है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये देखो यहाँ ये क्वेश्चन थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये पीटीआई में भी आया हुआ था क्वेश्चन। पीटीआई में अपन ने जो है, अपन ने, आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था कि व्यक्तित्व का परीक्षण करने वाले जो तरीके होते हैं, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण जो होते हैं उनको 2 वर्गों में विभक्त किया था अपन ने, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी में। किया था कि नहीं किया था? है ना। अप्रक्षेपी को अपन ने वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और दूसरा आत्मनिष्ठ में डिवाइड किया था अपन ने। किया था कि नहीं किया था? ठीक है, तो यहां प्रक्षेपी के अंतर्गत अपन ने बात की थी SCT, IBT, है ना, TAT, है ना। तो देखो ये TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यही तो क्वेश्चन है। TAT थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट किसका उदाहरण है? तो ये प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रक्षेपी विधि का। ठीक है, और अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत ये वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ विधियां आती है कि नहीं आती? ठीक है, ये रेटिंग स्केल किस में आती है? वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आती है रेटिंग स्केल। ये किसके अंतर्गत आती है? वस्तुनिष्ठ के अंतर्गत आती है कि नहीं आती? है ना। तो ये क्वेश्चन देख लो, पीटीआई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और ये यहाँ फिर रिपीट हुआ है। प्रश्न क्या कर रहा है? थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो कैसी विधि है? तो ये प्रक्षेपी विधि है। फिर से ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये देख लो क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादित किया, ठीक है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? ध्यान रखना, तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक ने जो है वो बुद्धि का सिद्धांत दिया। देखो, द्विकारक सिद्धांत जो बुद्धि का सिद्धांत है वो तो दिया था स्पीयरमैन ने, और इन्होंने स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत, और आगे चल के इन्होंने इसी को क्या कर दिया? त्रिकारक सिद्धांत कर दिया। क्या कर दिया? त्रिकारक सिद्धांत कर दिया। ठीक है, इसके बाद में आता है, वो आता है मल्टीफैक्टर थ्योरी। कौन सा है? मल्टीफैक्टर थ्योरी, यानी कि यूँ कहूँ तो बहुकारक सिद्धांत। और ये बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत जो है यही दिया था किसने? E.L. थॉर्नडाइक ने। किसने दिया था? E.L. थॉर्नडाइक ने। ध्यान रखना, बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी तो E.L. थॉर्नडाइक ने दिया था, लेकिन समूह कारक सिद्धांत जो है वो थ्रस्टन ने दिया था। किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। और एक कारक सिद्धांत जो है वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। किसने दिया था? अल्फ्रेड बीने ने। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वो है बहुकारक सिद्धांत, यानी मल्टीफैक्टर थ्योरी जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? E.L. थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, एक द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने, एक कारक सिद्धांत बीने ने, और समूह कारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? थ्रस्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग। अब देखना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर किसी को जो है वो कंफ्यूज करता है। हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बुद्धि का। ठीक है, तो देखना क्या कह रहा है कि बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, पहला ऑप्शन है विलियम स्टर्न।
पहला ऑप्शन कौन सा है? विलियम स्टर्न। ध्यान रखना, विलियम स्टर्न ने जो है वो बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? विलियम स्टर्न ने ही बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विलियम स्टर्न। गिलफोर्ड ने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत दिया था? त्रिआयामी सिद्धांत दिया था। बुद्धिलब्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था गिलफोर्ड ने। वेस्लर ने बुद्धि का मिश्रित परीक्षण दिया था। बुद्धि का कौन सा परीक्षण दिया था? मिश्रित बुद्धि परीक्षण दिया था। कौन सा बुद्धि परीक्षण दिया था? मिश्रित बुद्धि परीक्षण दिया था, जिसमें जो है वो शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों शामिल थे, जिनमें एक तो थी वेस्लर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, और वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल, ये जो है ये किसने दिए थे? वेस्लर ने दिए थे, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं स्पीयरमैन। तो स्पीयर ने जो है अभी अपन ने बात की थी, स्पीयरमैन ने जो है वो द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ये देखो, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। यहाँ देखो विद्यार्थियों, एक चीज समझने की है, वो आपको मैं फिर बता देता हूँ कि मानसिक परीक्षण ये जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? केटल ने। किसने किया था? केटल ने। जबकि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था सर्वप्रथम जो है वो अल्फ्रेड बीने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। केटल ने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग जो है वो किया था 1890 में, और अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग जो है वो कब किया था? 1908। कब किया था? 1908 में, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग, तो विलियम स्टर्न ने किया था। और कब किया था? तो 1912 में बुद्धिलब्धि शब्द का प्रयोग विलियम स्टर्न ने किया था, ठीक है। और बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण जो है वो बीने ने दिया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण वो किसने दिया था? बीने ने दिया था। और बीने ने सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण दिया था 1905 में, ठीक है। जिसका क्या किया? संशोधित कर दिया जिसको। और संशोधित किसने किया था? संशोधित किया था टर्मन ने संशोधित किया था। और टर्मन ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कर दिया गया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया था, इसलिए इसका नाम चेंज करके उसने क्या कर दिया? स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण कर दिया। और ये कब किया? ये किया था 1916 में, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि बुद्धि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बीने ने किया, है ना। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसने दिया? तो बीने ने दिया। लेकिन बुद्धिलब्धि के संप्रत्यय को विकसित किसने किया? तो आपको क्या बताना है? टर्मन बताना है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो विलियम स्टर्न ने किया था। अगला प्रश्न देखना, यदि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष, ये देखो, ये वास्तविक आयु 12 वर्ष दे रखी है, 12 वर्ष 6 माह, यानी कि अपन बोल सकते हैं 12.5 वर्ष, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते। जबकि उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष दे रखी है, तो टर्मन के अनुसार टर्मन ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय क्या दिया था? टर्मन ने बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय जो दिया था वो यही तो दिया था, MA यानी मानसिक आयु बट्टा क्रोनोलॉजिकल एज CA गुणा 100। ये बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय दिया था। इसमें MA की जगह अपने को मानसिक आयु रखनी है, CA की जगह अपने को जो है वो क्रोनोलॉजिकल एज लिखनी है, और गुणा 100 करना है। तो यहाँ से अपने पास जो बुद्धिलब्धि निकल के आएगी वो कितनी आएगी? लगभग 136 के आसपास आएगी। और 136 वाला व्यक्ति जो होता है जिसकी बुद्धिलब्धि, वो कौन सा होता है? वो होता है प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड। ध्यान रखना, टर्मन ने बुद्धिलब्धि सारणी भी दी थी एक। टर्मन ने क्या की थी? टर्मन ने बुद्धिलब्धि की एक सारणी भी दी थी, और उसमें उसने जो है वो 140 प्लस वालों को तो क्या बताया था? प्रतिभाशाली। 140 प्लस वालों को तो क्या बताया था? प्रतिभाशाली, अतिश्रेष्ठ, है ना। और यहाँ पे देखो ऑप्शन यही है प्रतिभाशाली का, तो यही अपने को करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इन्होंने 120 से 139 के बीच में जो भी आए थे उनको इन्होंने बताया था प्रखर बुद्धि या सुपीरियर। प्रखर बुद्धि या सुपीरियर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए अपने को प्रतिभाशाली में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। 110 से 119 तक के जितने भी थे, 110 से 119 तक, उनको उन्होंने कहा था तीव्र बुद्धि या उच्च बुद्धि या अबाव एवरेज, यानी एवरेज से ऊपर। जबकि 90 से लेकर
कहाँ से लेकर 90 से लेकर 109 तक जितने भी थे उनको इन्होंने कहा औसत बुद्धि, और 190 से 109 तक औसत बुद्धि, और 90 से जितने भी थे उनको क्या कहा था, पिछड़ा बालक इन्होंने कहा था। ठीक है, तो पिछड़ा बालक तो बिलो 90 से नीचे, 90 से नीचे। सीमावर्ती बालक जो है लगभग 90 के से आसपास ही है। औसत बुद्धि जो है वो अपन ने बात कर ली थी अभी 190 से लेकर 109 तक। ठीक है, जबकि प्रतिभाशाली जो है वो प्रतिभाशाली 109 से ऊपर अपन यूं बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है अपने को नहीं दिया हुआ, इसलिए अपने को प्रतिभाशाली ही लेना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखना, अगला प्रश्न है, यदि कोई बालक अपने निष्पादन में श्रेष्ठता को प्राप्त कर, ये देखो श्रेष्ठता को प्राप्त, ये पीटीआई वाले में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ से पीटीआई वाले में रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है यहाँ। ये फिर बता रहा हूँ, ये 12 फरवरी को पेपर हुआ था संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का। ठीक है, और 30 अप्रैल को पेपर हुआ था पीटीआई का। 30 अप्रैल को पेपर हुआ था किसका, पीटीआई का, और यहां से क्वेश्चन पीटीआई वाले में रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, निष्पादन में श्रेष्ठता की प्राप्ति करना चाहता है तो कौन सा विप्रेरणात्मक बल काम कर रहा है, तो श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए कौन सा काम करता है, उपलब्धि अभिप्रेरणा। कौन सी विप्रेरणा काम करती है, उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। और ये अचीवमेंट मोटिवेशन किसने दिया था, तो ध्यान रखना ये दिया था डेविड सी मैक्लीलैंड, मैक्लीलैंड, और एवं किसने दिया था, एटकिंसन, एटकिंसन। इन दोनों व्यक्तियों ने जो है वो अचीवमेंट मोटिवेशन दिया था। तो इसका उपलब्धि की चाह या श्रेष्ठता की चाह, श्रेष्ठता की प्राप्ति, ये जो है ये किससे संबंधित है, तो ये जो है वो संबंधित है उपलब्धि अभिप्रेरणा से संबंधित, और ये किसने दिया था, डेविड सी मैक्लीलैंड और एटकिंसन। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखना, अभिप्रेरणा की प्रक्रिया का आरंभ होता है, ये देख लो, ये क्वेश्चन भी पीटीआई में रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी पीटीआई में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। कैसे, उसमें जो है अपने को अभिप्रेरणा चक्र पूछा गया था, पूछा गया कि नहीं पूछा गया, अभिप्रेरणा चक्र, जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि कौन सा अभिप्रेरणा चक्र में शामिल नहीं है, और वहां पे अपन ने संवेग उत्तर बताया था कि नहीं बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो क्या पूछा है, अभिप्रेरणा की प्रारंभ, तो अपने को पता है अभिप्रेरणा मोटिव इक्वल्स टू क्या होता है, नीड, ड्राइव और इंसेंटिव, यही तो था अभिप्रेरणा चक्र। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का आरंभ कहाँ से होता है, अभिप्रेरणा का आरंभ होता है नीड, नीड को अपन क्या कहते हैं, आवश्यकता, ये देख लो, नीड आवश्यकताओं से शुरुआत होती है, चालक इसके बाद में ड्राइव्स, ये चालक है, और इंसेंटिव उद्दीपन लास्ट में है कि नहीं। तो यहाँ जो है इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा अभिप्रेरणा का आरंभ होता है आवश्यकता से। तो देख लो ये इसी अभिप्रेरणा चक्र से क्वेश्चन यहाँ आया है सेकंड ग्रेड में संस्कृत विभाग के पेपर में, जो पेपर 12 फरवरी को हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन उठ के पीटीआई को जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था इसमें रिपीट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, इसी तरीके से विद्यार्थियों प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला प्रश्न देखना क्या कह रहा है कि कक्षा 8 के एक बालक को निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली बालक 140 प्लस, भाई टर्मन की सारणी के अनुसार तो 140 प्लस बुद्धि लब्धि वाले, यानी कि ये तो उच्च बुद्धि लब्धि है। अच्छा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सहभागिता करेगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी हो सकता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाला तो होता ही होता है। सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई, ये जरूरी नहीं है, सामान्य से अधिक लंबाई चौड़ाई वाला जरूरी थोड़ी है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाला हो। उच्च बुद्धि लब्धि वाला सामान्य नॉर्मल लंबाई चौड़ाई वाला भी हो सकता है, अधिक लंबाई चौड़ाई की जरूरत नहीं है। सभी के साथ सहयोगात्मक ये व्यवहार, सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रखने वाला तो सामाजिक प्राणी होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है। नॉर्मल जो औसत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो भी सभी के साथ सहयोगात्मक व्यवहार रख सकता है। इसका मतलब ये क्वालिटी भी कोई स्पेसिफिक प्रतिभाशाली बालकों की नहीं है। अच्छा, विविध पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी जो है सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति भी भाग ले सकता है। लेकिन उच्च बुद्धि लब्धि सिद्ध किनकी होगी, प्रतिभाशाली बालकों की ही होगी। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गिफ्टेड चाइल्ड जो होते हैं उनकी विशेषता क्या है। तो देखो प्रश्न क्या है, कक्षा 8 के एक बालक में निम्न में से किस मुख्य विशेषता के आधार पर प्रतिभाशाली कहेंगे, तो उसकी उच्च बुद्धि लब्धि, हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन के आधार पर उसको जो है वो प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार है। ये प्रश्न भी रिपीट है,
ये फिर बोल रहा हूँ, रिपीट हुआ क्वेश्चन है। रिपीट किस में हुआ है? यहाँ से रिपीट हुआ है पीटीआई में, क्योंकि ये 12 फरवरी को पेपर हुआ था और पीटीआई का पेपर हुआ था 30 अप्रैल को। तो यहाँ से पीटीआई के पेपर में रिपीट हुआ क्वेश्चन है। क्या पूछा है? मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार क्या है? तो मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्तिगत विभिन्नता का आधार सिर्फ बौद्धिक विभिन्नता है और कोई नहीं है। सारे कंफ्यूज करने के ऑप्शन है, सिर्फ एक ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार अगर पूछा जाए तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी आएगी? बौद्धिक विभिन्नता आएगी, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक फ्रांसिस गाल्टन है, अपन ने बात की थी, ठीक है। और व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यक्तियों की विभिन्नता जो है, वो वर्गीकरण जो है वो टर्मन ने किया ही था बुद्धिलब्धि सारणी देकर, है ना। तो अगला प्रश्न देखना, ये क्वेश्चन रिपीट है, फिर बता रहा हूँ ये क्वेश्चन रिपीट है, 94 नंबर क्वेश्चन रिपीट है। अगला क्वेश्चन देखना, किसी वस्तु घटना पर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण। ये क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन, हालांकि रिपीट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन पीटीआई के पेपर यहाँ पे तो क्या पूछा है देखो, किसी वस्तु या घटना की ओर ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण। यहाँ ये जो प्रश्न आया है ये इंटरेस्ट से आया है। कहाँ से आया है? इंटरेस्ट से। लेकिन पीटीआई में जो क्वेश्चन आया था वो कहाँ से आया था? वो आया था एप्टीट्यूड से। कहाँ से आया था? एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? यहाँ पे किससे आ गया? इंटरेस्ट। देखो, किसी वस्तु या घटना को पसंद करने का गुण कौन सा होता है? तो वो होता है रुचि, जिसको अपन कहते हैं इंटरेस्ट। यहाँ देखो ऑप्शन अभिरुचि, हिंदी में देखोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ध्यान रखना, इंग्लिश में ध्यान रखना। इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड जो होता है वो अभिवृत्ति या दृष्टिकोण जिसको अपन कहते हैं, ठीक है। और एप्टीट्यूड जो होता है वो होता है अभिक्षमता। अभिक्षमता जन्मजात होती है, ध्यान रखना। अभिक्षमता क्या होती है? जन्मजात। दृष्टिकोण और इंटरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? अर्जित होते हैं। सृजनात्मकता एक अलग ही चीज़ है, मौलिक वस्तुओं का निर्माण करना, मौलिक रूप से थिंकिंग करना, ये सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। लेकिन ये 3 टर्म्स जो होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखना, इन 3 टर्म्स में हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। मैंने कहा पीटीआई में भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका उत्तर क्या होगा? अभिरुचि। ध्यान रखना, किसी वस्तु या घटना को ध्यान देने और उसे पसंद करने का गुण जो है वो अभिरुचि या इंटरेस्ट कह सकते हैं अपन। ध्यान रखना, यहाँ पे एटीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। किसी वस्तु के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक भी होता है और किसी वस्तु के प्रति दृष्टिकोण नकारात्मक भी होता है। लेकिन इंटरेस्ट, रुचि हमेशा कैसी होती है? तो रुचि हमेशा सकारात्मक ही होती है। इंटरेस्ट हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। किसी वस्तु में अपनी इच्छा होती है तो ठीक पॉजिटिव है, वरना इच्छा नहीं होती तो कोई शून्य की बात है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अभिरुचि हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही बात की गई है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? अभिरुचि ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखना, फिर बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, पुराने क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए, जाते टाइम फिर से देख के जाना। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं, क्योंकि करंटली अभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन लगातार आते जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखना, अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? ये आ गया, देख लो। पिछले वाले में अभिवृत्ति के लिए कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया था, यहाँ पे अभिक्षमता के लिए पूछ लिया। मैंने कहा पीटीआई के पेपर में यहाँ पे ये जो 12 फरवरी को पेपर हुआ था इसमें अभिक्षमता से क्वेश्चन आ गया, और पीटीआई का जो 30 अप्रैल को पेपर हुआ था उसमें किसका आ गया? अभिवृत्ति का आया था कि नहीं आया था, है ना। तो क्वेश्चन आसपास से रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो यहाँ पे देखना क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इसीलिए बोल रहा हूँ विद्यार्थियों, ये क्वेश्चंस, ये पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अगले एग्जाम के लिए। जो अभी जो सेकंड ग्रेड के 2 पेपर निरस्त हुए हैं वो वापस होने वाले हैं 30 जुलाई को, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिक्षमता के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभिक्षमता के लिए, अभिक्षमता मतलब एप्टीट्यूड अभी अपन ने बात की। अभिक्षमता का मतलब हो गया कोई व्यक्ति भविष्य में, कोई बालक भविष्य में किस क्षेत्र में, किस फील्ड में या किस व्यवसाय में जो है वो श्रेष्ठता को प्राप्त करने का, ये उसकी अभिक्षमता होती है। और अभिक्षमता जो होती है वो ध्यान रखना कैसी होती है? जन्मजात होती है। तो ये तो अभिक्षमता के बारे में सही बात है। अभिक्षमता एक विशिष्ट योग्यता होती है, बिल्कुल सही बात है, जो किसी क्षेत्र में निष्पादन से संबंधित होती है और भावी सफलताओं की ओर संकेत करती है, ये भी सही बात है। लेकिन ये भावात्मक पक्ष से संबंधित नहीं होती, क्योंकि ये कैसी होती है? ये जन्मजात होती है, इसलिए भावात्मक पक्ष से इसका कोई संबंध नहीं होता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो अभिक्षमता के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है, ये इसके लिए गलत है, क्योंकि ये शारीरिक पक्ष से संबंधित है। किससे संबंधित है? शारीरिक पक्ष से संबंधित है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जन्मजात गुण है, सही बात है, विशिष्ट योग्यता है, सही बात है, और सफलताओं की ओर संकेत करती है, ये भी सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 उत्तर हो जाएगा। पीटीआई वाले में अभिवर्ती से पूछा गया था, यहाँ पे अभिक्षमता से पूछा गया। अगला प्रश्न देखना, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बढ़िया क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, बात तो सही है कि व्यवहार को समझने की कोशिश करता है अधिगमकर्ता की, सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान बालक की वृद्धि और विकास का अध्ययन करता है, हाँ कुछ कुछ करता है, ये भी सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या भी करता है, ये भी सही बात है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है, ये भी सही बात, मतलब सारे ही सही बातें हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सर्वाधिक उपयुक्त, उपयुक्त तो सारे ही ऑप्शन हैं, लेकिन पूछा है सर्वाधिक उपयुक्त, तो यहाँ पे सर्वाधिक उपयुक्त में जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक, अब शैक्षिक परिस्थितियों के अंतर्गत सारी चीजें आ गई, अधिगमकर्ता भी आ गया, अधिगमकर्ता से संबंधित सारी बातें आ गई, अध्यापक से संबंधित सारी बातें आ गई, और अधिगम परिस्थितियों से संबंधित सारी बातें आ गई, इसलिए शैक्षिक परिस्थितियों में सारी चीजें आ गई, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस, ठीक है। और ये देखना, अब ये क्वेश्चन कहाँ से, इस पेपर में अभी तक कोई भी एक परिभाषा से क्वेश्चन नहीं आया ना, लेकिन ये क्वेश्चन परिभाषा से आया है, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक है प्रोफेसर ट्रो, और इन प्रोफेसर ट्रो की परिभाषा है, इन प्रोफेसर ट्रो ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या दी है, इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दी है कि शैक्षणिक परिस्थितियों या मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही, शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिचुएशंस। ये इंग्लिश वाली परिभाषा जो है ना, ये डिट्टो परिभाषा है, किसकी? ये डिट्टो परिभाषा है प्रोफेसर ट्रो की। किसकी परिभाषा है? प्रोफेसर ट्रो की। तो यहाँ से ये क्वेश्चन उठ कर आया है परिभाषा से, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, परिभाषा से निकल के आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखना, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? ये लो, ये क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो गया। पिछले वाले में अपने को यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ था व्यवहारात्मक मनोविज्ञान, पीटीआई में ये दिया हुआ था। अरे पीटीआई में यहाँ पे अनुप्रयुक्त की जगह क्या लिखा हुआ था? व्यवहारात्मक, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड। पीटीआई वाले पेपर से रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं है? एज इट इज रिपीट हुआ है। आंसर क्या है? यहाँ से क्वेश्चन पीटीआई में रिपीट हो गया। 12 फरवरी को ये सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, 30 अप्रैल को पीटीआई हुआ था, और यहाँ से क्वेश्चन किस में रिपीट हुए हैं? पीटीआई में रिपीट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? देख लो, अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने वाला सर्वाधिक सही उत्तर जो है वो है अप्लाइड मनोविज्ञान, अप्लाइड साइकोलॉजी या अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, व्यवहार में परिवर्तन, वृद्धि हमेशा ध्यान रखना, वृद्धि आते ही अपने को ध्यान रखना है क्वांटिटेटिव चेंजेस, यानी व्यवहारात्मक परिवर्तन किसके अंतर्गत आते हैं? वृद्धि के अंतर्गत। व्यवहारात्मक परिवर्तन किसमें आते हैं? वृद्धि में। जबकि मात्रात्मक परिवर्तन किसमें आते हैं? वो आते हैं वृद्धि में। जबकि ध्यान रखना, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों एक साथ आते तो अपन किसकी तरफ जाते? विकास की तरफ जाते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या कहा गया है? वृद्धि की बात कर रही है, तो अपना क्या है? मात्रात्मक ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखना, वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में सही नहीं है, ये पूछा गया। तो वृद्धि मात्रात्मक, ये तो ऊपर वाला, ये बिल्कुल सही बात है, वृद्धि मात्रात्मक होती है। देखो इसी प्रश्न से ये भी निकल रहा है कि वृद्धि मात्रात्मक, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये कुछ जचा नहीं। अगला देखना, वृद्धि परिपक्वता के, बिल्कुल एक समय आने के बाद वृद्धि रुक जाती है, ये बात सही है, ये बात सही है। एक समय आने के बाद क्या होती है? वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है ना, ये तो बात है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन वृद्धि एक समय आने के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है, तो ये बात भी सही है। सामान्यतया वृद्धि विकास में योगदान देती है, परंतु हमेशा नहीं, ये बात भी सही है, क्योंकि आपको पता है विकास में वृद्धि शामिल है, लेकिन वृद्धि में विकास, है ना, जरूरी नहीं है हमेशा विकास हो तो वृद्धि हो ही, है ना। लेकिन जब भी वृद्धि होगी तो विकास होगा ही होगा।
लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है कि विकास हो और उस समय वृद्धि भी हो। तो इसलिए ये बात भी सही है, क्योंकि सामान्यतः वृद्धि विकास में योगदान देती है पर हमेशा नहीं। तो यहाँ पे देखो कार्य क्षमता में परिवर्तन आता है तो ये विकास के कारण होता है, वृद्धि के कारण नहीं होता। इसलिए ये ऑप्शन जो है इसमें सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। चेंजेस इन फंक्शनल एफिशिएंसी ड्यू टू ग्रोथ, यानी कि वृद्धि के कारण कार्य क्षमता में परिवर्तन होता है, ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत है, वृद्धि के बारे में सही नहीं है ना। तो ये धन्यवाद दोस्तों, ये जो है आपका जो आज पेपर था, फिर बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन फिर रिपीट होने वाले हैं। आज का पेपर 12 फरवरी को जो संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड में हुआ था वो पेपर है। मैंने इसमें से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको वो बताए हैं जो एज इट इज किस में रिपीट हुए हैं। पीटीआई जो पेपर कब हुआ था, जो पेपर हुआ था 30 अप्रैल को, है ना। और फिर बता रहा हूँ यहाँ से जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ 30 जुलाई को होने वाला सेकंड ग्रेड का पेपर है, जो सेकंड ग्रेड का पेपर होने वाला है उसमें फिर रिपीट होने वाले हैं। इसलिए इनको अच्छे से तैयार कर लेना विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेकंड ग्रेड के लिए। धन्यवाद।